गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं अकाउंटेंसी के अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म। प्रीवियसली एक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी, अकाउंटिंग के बारे में बात करी थी कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं। लेकिन वहां पर मैंने आपसे कहा था कि वो वाली अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी और बहुत सारी चीजें आप तब बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब एटलीस्ट आपको क्या क्लियर हो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है और ये अकाउंटिंग में कितना रोल प्ले करती हैं, वो धीरे धीरे जैसे हम आगे यहाँ पर चैप्टर में बढ़ेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा। और इन सारी टर्म्स को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन सारी टर्म्स को नहीं समझोगे आप अकाउंटिंग से फैमिलियर नहीं हो पाओगे। तो स्पेशली नए बच्चों को ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली जो अभी क्लास 11th में एंटर हो गए हैं या एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या शुरू करने वाले हैं, अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म को हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहां पर लिखा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है भाई? बिजनेस के अंदर बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स यूज होती हैं, बिजनेस के अंदर बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं एंड इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। और इन सारी टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर हम इन सारी टर्म्स को नहीं समझेंगे तो हमें आगे उसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बहुत सारी टर्म्स यूज होने वाली हैं। डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होती हैं, एसेट्स क्या होती हैं, नॉन करेंट एसेट्स क्या होती हैं, करेंट एसेट्स क्या होती हैं। इस तरीके से बहुत सारी एसेट्स हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं और बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम अपने बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर यूज करते हैं। तो अगर हम इन सारी टर्म्स को समझेंगे तो हम बाकी बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ स्टैंडिंग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का पार्ट है और नेसेसरी है इन सारी टर्म्स को समझना। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन से। भाई हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि अकाउंटिंग का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट या लॉसेस को फाइंड आउट करना और अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को देखना। तो उन सबको क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर पढ़ें तो क्या लिखा है यहाँ पर, द टर्म्स बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो पैसे से रिलेटेड हैं, इवेंट से रिलेटेड हैं और जिन्हें वो दो पार्टीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करती हैं। क्योंकि जब तक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी तब तक आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, बेसिकली द ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड विद योर बिजनेस। वो सारी ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, जैसे गुड्स को परचेज करना, गुड्स को सेल करना, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, टैक्सेस पे करना, कमीशन पे करना। तो जितना भी बिजनेस के अंदर आप कर रहे हो और वो सारी चीजें जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, उन सारी चीजों को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो पहले नंबर पर हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें फीचर्स की, सम फीचर्स ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो कुछ फीचर्स को हमने यहाँ पर कंक्लूड करा है। पहला, इट इज कंसर्न विद मनी। ये पैसे से रिलेटेड होगा, गुड्स से रिलेटेड होगा या सर्विसेज से रिलेटेड होगा। तो जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी वो कहीं ना कहीं पैसे से, गुड्स से या सर्विसेज से रिलेट करती हैं। सेकेंड, इट अराइज ऑफ द ट्रांजेक्शन ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारी ट्रांजेक्शन कब अराइज होती हैं, जब हम क्या करते हैं, गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। गुड्स को मैंने सेल करा, गुड्स को मैंने परचेज करा, तभी क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन अराइज होगी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा है, इट ब्रिंग आउट ए चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई, फाइनेंशियल पोजीशन में सॉरी, कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। कैसे आएगा, सर मैंने गुड्स को सेल करा तो मेरा स्टॉक कम हो जाएगा और मेरे पास कैश बढ़ जाएगा। मैंने गुड्स को परचेज करा, मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, मेरे कैश की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज जरूर होती है। तो बिल्कुल सिंपल सी टर्म है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। इन्हीं सारी ट्रांजैक्शन को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर हमारी, कैपिटल। भाई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको फंड चाहिए। तो उस फंड को हम यहां पर क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, पढ़ लीजिए। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड। कैपिटल क्या है जी, वो पैसा जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है। कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है। किसने इन्वेस्ट करा है, सर प्रोपराइटर ने। प्रोपराइटर कौन है सर, वो सिंगल प्रोपराइटर, सिंगल पर्सन जो अपना बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपराइटर।
सर अगर हम प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटर नहीं है, पार्टनरशिप करा है, तो हाँ ठीक है सर, उस कंडीशन में भी उन दोनों लोगों ने जितना भी मिलाकर बिजनेस में पैसा लगाया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और बाय द पार्टनर इनटू द बिजनेस। वो पैसा जो उस ओनर ने लगाया है या उन पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस में लगाया है, उस पैसे को हम यहां पर क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। कैपिटल को आप ओनर इक्विटी भी कह सकते हैं। ओनर मतलब मालिक, इक्विटी का मतलब वो जो पैसा उसने लगाया है, या फिर हम इसे नेटवर्थ भी कह सकते हैं। तो कैपिटल का मतलब बिल्कुल क्लियर है। कैपिटल का मतलब वो पैसा जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब क्या करोगे इससे? इस पैसे से इंसान करता क्या है? जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेसमैन है, वो इस पैसे से क्या करता है? सर उसे इस पैसे से लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, प्लांट खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, इवन स्टॉक खरीदना है, जो भी चीज़ें उसे बिजनेस के अंदर खरीदनी है, यहीं से वो सारी चीज़ों से खरीदेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ पर वो अपना, चाहे अपनी वो एसेट्स हों या फिर जो भी वो खरीदना चाहता है। तो कैपिटल का मतलब क्या है? बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। अब जैसे एक एग्जांपल भी है, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए से उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। कैपिटल से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पर ड्राइंग्स। ड्राइंग का मतलब हम जनरल टर्म में तो कुछ और ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग्स का मतलब कुछ और है। तो ड्राइंग के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द अमाउंट, ये वो पैसा है, विड्रॉन जो आपने निकाला है, या फिर गुड्स। इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स फॉर देयर पर्सनल यूज। ठीक है, उसे हम यहां पर क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो सिंपल सी टर्म है, याद रखेंगे। कैपिटल हो चुका है, कैपिटल के बाद हमने ड्राइंग्स पढ़ लिया। अब ड्राइंग्स के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है, बहुत ही ज्यादा ये हमारे बिजनेस के अंदर यूज होती है, अकाउंटिंग में यूज होती है, ये है लायबिलिटी। ये है हमारी लायबिलिटी। भाई अभी आपने एक एग्जांपल देखा, मिस्टर राम थे, उन्होंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया। भाई पैसा लगाया, अब वो पैसा एक तरीके से क्या हो गया? बिजनेस का हो गया। ठीक है, वो पैसा अब बिजनेस में हो गया, और जितने भी हमें अकाउंट बनाने हैं वो सब किसके व्यू पॉइंट से बनाने हैं? वो सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर हमें जितना ध्यान रखना है कि जितने भी अकाउंट बनेंगे वो सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, नॉट फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। अब बिजनेस में जो पैसा लग गया, एक तरीके से 10 लाख रुपए, कहीं से भी आपने उस पैसे को लेकर लगाया, चाहे अपने सेविंग से लगाया या बैंक से लोन लेकर लगाया या किसी अपने फ्रेंड से पैसा लोन लेकर लगाया, तो वो पैसा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो आपको रीपे तो करना पड़ेगा। तो वो पैसा जो आपने उधार लेकर लगाया है या अपने सेल्फ ओन रिसोर्सेज से लगाया है, उस पैसे को हम यहां पर कहते हैं लायबिलिटी। क्या कहते हैं? लायबिलिटी। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो लायबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। बिजनेस को जितना भी पेमेंट करना है, बिजनेस को जितना भी पे करना है किसी को, उसे हम यहां पर लायबिलिटीज कहते हैं। भाई अभी हमने देखा बिजनेस में हमने कितना इन्वेस्टमेंट करा? 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा। सर ये 10 लाख रुपए कहां से आए? सर मान लीजिए 6 लाख रुपए हमारे पास थे, या अपने फादर से ले लिए थे, और 4 लाख रुपए का हमने क्या करा था? सर हमने बैंक से लोन ले लिया था। तो एक तरीके से बिजनेस में देखा जाए तो पूरा 10 लाख रुपए जो क्या है, वो आपकी एक लायबिलिटी है। यानी बिजनेस को जितना भी पेमेंट करना है, दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और सिंपल वर्ड्स में क्या कहा हमने इसे? अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। ठीक है, अब लायबिलिटीज को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। यहां पर एक जगह नाम दिया है इंटरनल लायबिलिटी, और दूसरा क्या नाम दिया है सर? एक्सटर्नल लायबिलिटी। दो टर्म और हमने यहां पर यूज कर ली, लायबिलिटीज को सब डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। सर एक तो हो गई इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी हो गई एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी कौन सी है? अमाउंट जो भी किसने लगाया, आपने यहां पर देखा दो सोर्सेस से हमने पैसे यूज करे। एक वो जो ओनर ने अपने पास से पैसा लगाया, और दूसरा वो जो आपने बैंक से लोन लेकर पैसा लगाया। तो जितना भी पैसा ओनर ने अपने पास से लगाया है, ठीक है, क्या लिखा है यहां पर? लायबिलिटीज टुवर्ड द ओनर ऑफ द बिजनेस। जितना भी पैसा ओनर ने अपने पास से लगाया है उसे हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। और जितना भी पैसा आपने कहीं से बैंक से लोन लेकर लगाया, किसी आउटसाइडर से लेकर लगाया, कीवर्ड्स पर ध्यान दें, लायबिलिटीज टुवर्ड द आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटीज टुवर्ड द आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस, उसे हम यहां पर क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिल्कुल क्लियर है। लायबिलिटीज अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, जितना भी पे करना है। इंटरनल लायबिलिटीज टुवर्ड द ओनर, एक्सटर्नल लायबिलिटीज टुवर्ड द आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस।
ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पर। लायबिलिटीज को फर्दर हमने और दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि जितनी भी लायबिलिटीज का पेमेंट होगा वो या तो आज होगा या कल होगा या 6 महीने के बाद होगा या 1 साल के बाद होगा। तो जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उन सबको टाइम पीरियड के बेसिस पर अगर हम देखें तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक कहलाती है हमारी करंट लायबिलिटीज और दूसरी कहलाती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज। कौन कौन सी? एक करंट लायबिलिटी और दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, हमने बैंक से एक लोन लिया था। कितनी अमाउंट का लोन था, याद है तो बताइए। सर वो 4 लाख रुपए का लोन था। यस, तो वो जो 4 लाख रुपए का लोन है उसका पेमेंट आप कितने टाइम पीरियड के अंदर कर दोगे? सोचो जरा, सोच के बताओ। क्या वो पेमेंट 2 महीने में हो जाएगा? क्या वो 4 महीने में हो जाएगा? क्या 6 महीने में हो जाएगा? या इससे ज्यादा लंबा टाइम आपको पे करना पड़ेगा? तो अगर आप यहां पर सोचें तो आपके माइंड में जो आंसर आएंगे वो बेसिकली शॉर्ट टर्म के नहीं आएंगे, वो आएंगे लॉन्ग टर्म के। सर हमने एक फ़ोन लिया था, उसकी तो ईएमआई हमारी 1.5 साल की बनी थी। सर हमने एक कार ली थी, सर वो तो 6 साल का लोन बना था हमारा उसका। ऑब्वियसली, क्योंकि जितने भी लोन्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते, वो छोटी छोटी ईएमआईज होती हैं, उसमें पे करा जाता है। तो उसी वही व्यू पॉइंट से अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत आसानी से आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है कि कौन कौन सी हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं और कौन कौन सी होती हैं हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटीज को हम अपना लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात करें तो क्या लिखा है, पढ़ लीजिए यहां पर। नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी है, विच इज पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। ऐसी कोई सी भी लायबिलिटी जिसका पेमेंट नॉर्मली आप 1 साल के बाद करते हो, आप 1 साल के बाद करते हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उन सारी लायबिलिटीज को हम यहां पर क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, याद रखेंगे वो सारी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में होता है, 1-2 साल से ज्यादा में होता है, नॉर्मली 5, 10, 15, 20 साल में होता है, उन सारी लायबिलिटीज को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, बैंक से जितना भी लोन लिया है वो सब क्या है, हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। कुछ और एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, लाइक डिबेंचर हैं, बॉन्ड्स वगैरह हैं, कंपनीज इशू करती हैं इन्हें अपने फंड को रेज करने के लिए, तो वो सब भी क्या है, वो सब भी एक तरीके से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी क्या है? तो करंट लायबिलिटी में लिखा है इट इज दैट लायबिलिटी, ये वो लायबिलिटी है विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स। भाई बिजनेस के अंदर कुछ लायबिलिटीज ऐसी भी होती हैं जिन्हें आपको शॉर्ट टर्म में पेमेंट करना होता है। अब फॉर एग्जांपल किसी से आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए, अब जिससे भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा है अपने बिजनेस के लिए, आप उसे क्या 5 साल बाद पेमेंट करोगे या 10 साल के बाद पेमेंट करोगे? तो ऐसा तो है नहीं कि उसने आपको 5 साल का क्रेडिट दे दिया या 10 साल का क्रेडिट दे दिया। इन दैट केस आप हार्डली उसे 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतने टाइम पीरियड तक का क्रेडिट मिलता है, शायद इससे ज्यादा मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो भी लायबिलिटीज हैं जिसके लिए टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर रखा गया है, कितना, लेस देन 1 ईयर रखा गया है, उन सारी लायबिलिटीज को यहां पर बोला जाता है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्या बोला जाता है, करंट लायबिलिटीज। डेफिनेशन के थ्रू पढ़ सकते हैं, करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स। और बेस्ट एग्जांपल है आपका यहां पर क्रेडिटर्स। अब सर क्रेडिटर का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा अभी तो हमें, हालांकि ये चीज आगे आने वाली है, लेकिन क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने रॉ मटेरियल या कुछ भी क्रेडिट में परचेज करा है और हमें क्या करना है, उनका पेमेंट करना है। क्या करना है, उनका पेमेंट करना। एग्जाम्पल समझ में आ गए सर कि क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए हैं लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं करे हैं, उन सारी लायबिलिटीज को हम क्या कहते हैं, अपना करंट लायबिलिटीज कहते हैं। क्लियर है सारी टर्म अभी तक? ठीक है जी, आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी यहां पर एसेट्स। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी यहां पर, एसेट्स। बिजनेस के अंदर कुछ लायबिलिटीज होती हैं और कुछ एसेट्स भी होती हैं। जैसे कि पुराने वाले चैप्टर में पढ़ा था सर, हर एक बिजनेसमैन के 2 क्वेश्चन होते हैं, उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है और दूसरा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इन द टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट का क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। कि बिजनेस क्या है जिनका, सर जिनका बिजनेस ओनर है, बिजनेस जिनका मालिक है। भैया आपने इन्वेस्टमेंट लगाया था, कैपिटल लगाई थी, उस कैपिटल से क्या खरीदा आपने, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदी, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, तो वो सारी चीजें क्या हैं, आपकी एसेट्स बन जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एसेट्स क्या है, प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस।
कुछ फीचर्स की अगर बात करें यहाँ पर तो मेन फीचर्स क्या हैं सर, इट शुड बी ओन्ड, आप इसके मालिक होने चाहिए। अब पता लगा आपने कोई शॉप वगैरह रेंट पर ली है तो क्या आप इसे कह सकते हो क्या ये आपकी एसेट है? नहीं सर, ये तो मालिक कोई और है। हमने क्या करा है सर, हमने तो अभी किराए पर ली है सर, हम इसके ओनर तो है नहीं, तो वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमने सिर्फ उसे रेंट पे लिया है। तो एसेट्स के कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट शुड बी ओन्ड, पहला पॉइंट है इट शुड बी ओन्ड, कि आप इसके क्या होने चाहिए? ओनर होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इट मे बी टेंजिबल फॉर्म और इन द इंटेंजिबल फॉर्म, ये टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों हो सकते हैं। ये टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकते हैं। टेंजिबल जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, जिसे आप देख सकते हो, विच कैन बी सीन और टच। और इंटेंजिबल जिसे हम नहीं देख सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सर इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो जैसे एसेट हमारे रोल प्ले करती हैं उसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट भी रोल प्ले करती हैं, ये भी हमारी एसेट्स ही कहलाती हैं। थर्ड, इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और इसे हम मनी की फॉर्म में मीजर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा एसेट्स क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे जरूर आएंगी। अब एसेट्स के अंदर भी कुछ वाइफर्ग्रेशन करा गया है, एसेट को भी डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई करा गया है। जैसे हमने लायबिलिटीज में देखा था, करंट लायबिलिटीज है और नॉन करंट लायबिलिटीज है, तो वैसे ही हमने यहाँ पर एसेट को जो डिवाइड करा है वो है हमारी नॉन करंट एसेट्स और है हमारी कौन सी? करंट एसेट। एक और है फिक्टिशियस एसेट्स, ये भी आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं, इसके एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं। हालांकि ये तो चीजें आती हैं मैक्सिमम, ये तो बहुत यूज होती हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स एंड द थर्ड वन इज द फिक्टिशियस एसेट्स। आगे नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स, इनको फिक्स्ड एसेट भी बोला जाता है और ये सारी वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम बिजनेस में रीसेल पर्पस से नहीं खरीदते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन्हें हम रीसेल पर्पस से नहीं खरीदते हैं। तो क्यों खरीदते हैं सर हम इन सारी एसेट को, जब हमें रीसेल नहीं करना? तो अरे भैया आपने बिजनेस करा है तो बिजनेस के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर चाहिए या नहीं चाहिए? अब कोई कस्टमर आया तो क्या अपनी लैंड बेच दोगे, बिल्डिंग बेच दोगे? नहीं बेचोगे ना। एसी चल रहा है, एसी बेच दोगे? नहीं सर, वो तो हमने बिजनेस में यूज करने के लिए लिया है। तो वो सारी एसेट जो आपने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी हैं, जिन्हें आपको रीसेल नहीं करना, मेन पर्पस रीसेल नहीं है उनका, क्या है? अपने बिजनेस में यूज करना है, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को यूज करना, इंक्रीज करना है। तो उन सबको हम यहां पर क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट। डेफिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। Fixed assets are those non-current assets of the enterprise which are held not to resale। क्या लिखा है सर यहाँ पर? यहाँ लिखा है not to resale, जिन्हें रीसेल पर्पस से नहीं खरीदा है। तो किस पर्पस से खरीदा है सर? Which will increase the earning capacity of the business, जो आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आती है सर हमारी लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है और इंटेंजिबल एसेट भी इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल बताए थे सर, गुडविल होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होती है। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट क्या है? Non-current assets are those assets which are held by a businessman not with the purpose of resale, not with the purpose of resale, जिन्हें रीसेल पर्पस से नहीं खरीदा गया है। तो सर करंट एसेट कौन सी हो गई? करंट एसेट की बात करें तो सर ये वो सारी एसेट्स हैं जिन्हें हमने रीसेल पर्पस से खरीदा है और जिन्हें हम एज सून एज पॉसिबल किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। करंट एसेट की बात करें तो ये वो सारी एसेट्स हैं जिन्हें हम बेचकर जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। उन सारी एसेट्स को हम यहां पर कहते हैं करंट एसेट्स। डेफिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेसमैन विद द पर्पस ऑफ, पर्पस देखिए क्या है, विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू द कैश, जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे एज soon as possible और we can say that within a shorter period of time। एक साल के अंदर ही अंदर हम उन्हें क्या कर लेंगे? हम अपने कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल क्या है सर? स्टॉक है, अब जितना भी स्टॉक खरीद के लाए हैं उसे 10-20 साल नहीं रखना है, उसे क्या करना है? एज सून एज पॉसिबल कोशिश करेंगे और उसे मार्केट में बेच देना है। अब चाहे कैश में बेचें या क्रेडिट में बेचें। मान लीजिए हमने क्रेडिट में बेचा है, उधार में बेचा है, तो उस बंदे से पैसे कितने टाइम के बाद लेंगे सर? क्या वो 10 साल बाद लेंगे? नहीं सर, वो भी हम 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, हार्डली 1 महीने के अंदर ले लेंगे। तो वो लोग जिन्हें हम क्रेडिट में सेल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेटर्स। ठीक है,
वो लोग जिन्हें हमने क्रेडिट में गुड सेल करा है, हालांकि टर्म आगे आने वाली है लेकिन फिर भी ध्यान रखें, वो लोग जिन्हें हमने क्रेडिट में गुड सेल करा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर्स। क्या कहते हैं? डेटर्स कहलाते हैं। तो डेटर्स भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, बिल्स रिसीवेबल भी हो गया, ये सब हमारी क्या हैं? करंट एसेट्स हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हमें समझना होता है सर लायबिलिटीज क्या हैं, हमारी एसेट्स क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हर जगह पूछी जाने वाली हैं आपको अकाउंटिंग के अंदर, जितने भी चैप्टर जस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड तक हैं क्लास 11th में। और 11th में तो है ही सर, जितनी भी अकाउंटिंग है जहां जहां है सारी दो ही चीजों का खेल है सर, एसेट्स का और लायबिलिटीज का और बैलेंस शीट का सर, वो सारी चीजें। इसलिए हम यहां पर इतना इंफेसिस कर रहे हैं इन दोनों टर्म के ऊपर कि ये बहुत डिटेल में आपको समझ में आ जाएं। तो एक बार देखेंगे आप इसे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको धीरे धीरे चीजें इसमें समझ में आती जाएंगी। थर्ड, अगर मैंने बात करा था कि थर्ड टाइप के एसेट्स और होती हैं जिन्हें हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, तो दीज आर दोज एसेट्स व्हिच आर नीदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल। ये ना तो टेंजिबल होती हैं और ना ही इंटेंजिबल होती हैं। एक्चुअल में अगर बात करें तो दीज आर द लॉसेस। ये कुछ लॉसेस टाइप से होते हैं जिन्हें हम एक साल में राइट ऑफ नहीं करते, इन्हें हम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ करते हैं। इन्हें हम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ कर देते हैं। तो इन सारी एसेट्स को हम यहां पर कहते हैं एक तरीके से फिक्टिशियस एसेट। ये एसेट्स नहीं है एक तरीके से, बट फिर भी ये क्या है? ये लॉसेज हैं, ये हैवी लॉसेज होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट टर्म में धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर लेते हैं। मेन जो है हमारी यहां पर ये दोनों एसेट्स हैं, इन्हें भी ध्यान रखें और इस डेफिनेशन को भी ध्यान रखें, यहां पर पूछा जाता है। इसके बाद एक नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सी टर्म आई है, रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है भाई? रिसिप्ट का मतलब है जितना भी पैसा हमारे पास बिजनेस में आ रहा है। कहां से आ रहा है सर? या तो गुड्स को सेल करके आ रहा है या किसी सर्विस को प्रोवाइड करके आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब एक तरीके से पैसे का आना। तो रिसिप्ट का मतलब है इट इज द अमाउंट रिसीव्ड, जो भी पैसा आपको मिल गया है, और रिसीवेबल, और रिसीवेबल मिलने वाला है कहां से सर? किसी भी एसेट को सेल करके, किसी भी गुड्स को सेल करके, या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करके बिजनेस में जितना भी पैसा मिल गया है या मिलने वाला है, उन सबको हम यहां पर रिसिप्ट कहते हैं। और इसको भी सर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है सर। एक होती है कैपिटल नेचर और एक होता है रेवेन्यू नेचर, या फिर एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। बिजनेस में कुछ पैसा ऐसा होता है, उसकी टेंडेंसी ऐसी होती है जो आपको बार 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 मिलता रहता है, और कुछ पैसा ऐसा होता है जो कभी कभी मिलता है। जैसे सर कोई एग्जांपल देके बताइए। तो बिजनेस के अंदर आप मेनली क्या करते हो सर? गुड्स को सेल करते हैं, यही हमारा काम है, अपना सेल को इंक्रीज करना 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 करना। अरे तो ये सर बार बार होता है। तो जितना भी जो रिकरिंग नेचर का पैसा जो आपके पास बिजनेस में बार बार आता है, जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो, या फिर अगर कोई गुड्स सेल करते हैं, वहां से जितना भी पैसा आपको बार बार आता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ध्यान रखिएगा, आगे आएंगे तो ये अपने आप लिंक हो जाएंगी सारी चीजें, लेकिन अभी तो पहली बार में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ इनको समझना पड़ेगा ही। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? जो आपको 1 टाइम होती हैं, कभी कभी होती हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदा है, रीसेल पर्पज से नहीं खरीदा, लेकिन आपकी एक मशीनरी खराब हो गई। अब मशीनरी खराब हो गई तो क्या हम उसे नहीं बेचें? अरे नहीं सर, हमने तो उसमें ये पढ़ा था फिक्स्ड एसेट के अंदर कि हम उन्हें रीसेल पर्पज से नहीं खरीद रहे, खराब हो गई। अरे खराब हो गई तो अब उसे सेल करोगे, तो वहां से अगर कोई पैसा आता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। तो रिसिप्ट क्या है? जितना भी पैसा आ गया है या आने वाला है, कहां से? किसी भी गुड्स को सेल करके, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करके, उन सबको रिसिप्ट कहते हैं। कैपिटल नेचर जो 1 टाइम होता है, और रेवेन्यू जो रिकरिंग नेचर का है, जो बार 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 होने वाला होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट के बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर सर, इस टर्म से तो हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं। एक्सपेंसेस तो हम रोज इतने सारे कर देते हैं, पेरेंट्स से पैसा लिया, मम्मी से पैसा लिया, पापा से लिया, शाम तक खर्च कर दिया। हाँ ठीक है जी, उसी को आप एक्सपेंडिचर कहते हैं, लेकिन उसको भी हमने यहाँ पर बाइफर्केट करा है। किन किन पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में मेनली हमने यहाँ पर इसको बाइफर्केट करा है। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जो भी पैसा हमने खर्च करा है, और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट और गुड्स और एनी सर्विसेज। ठीक है, किसी भी एसेट को खरीदने के लिए, किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए, किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए जो भी मैंने पैसा खर्च करा है, तो उसे मैं क्या कहता हूं? यहाँ पर एक्सपेंडिचर कहते हैं। सर हमारा खर्चा हो गया। उसको भी हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में बाइफर्केट करा है सर। एक होता है कैपिटल नेचर, एक होता है रेवेन्यू नेचर, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या? कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक एक करके तीनों को पढ़ लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर और इंप्रूविंग एसेट। या तो आपने किसी भी एसेट को एक्वायर करने के लिए, एक्वायर करने का मतलब क्या होता है, परचेज करने के लिए, किसी भी एसेट को खरीदने के लिए, या किसी भी एसेट्स को इंप्रूव करने के लिए जो भी पैसा आपने खर्च करा है उसे हम यहां पर बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर किसी एसेट को खरीदा हमने, सर इंप्रूविंग का मतलब क्या हो गया? अब इंप्रूविंग का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, आपके पास एक पुराना सिस्टम है, कंप्यूटर है, अब या तो आप उसे डिस्कार्ड करके एक नया कंप्यूटर खरीद लें, या फिर आप उसे अपग्रेड भी तो करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप उसे अपग्रेड करा लेते हैं, पुरानी हार्ड डिस्क को निकाल के नई एसएसडी लगा देते हैं, मदरबोर्ड चेंज कर देते हैं, या कुछ पार्ट्स उसके चेंज कर देते हैं जिससे कि वो एक नई की कंडीशन में आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंप्रूव कराना या अपग्रेड करना। तो इस टाइप से अगर कोई भी आपने या तो एसेट खरीदी है या फिर एसेट को इंप्रूव कराया है, किस लिए? विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जो आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जो आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, उसे हम कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं। एग्जांपल्स बता दीजिए सर। हाँ जी, पढ़ लीजिए यहाँ पर एग्जांपल्स की अगर बात करें सर, इसमें एग्जांपल में लैंड आ जाता है, बिल्डिंग आ जाता है, प्लांट आ जाती है, मशीनरी आ जाती है, फर्नीचर, फिक्चर्स भी सब इसके अंदर आ जाता है। तो ये क्या है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या खर्च करना पड़ता है सर? ह्यूज अमाउंट पे करनी पड़ती है, कम पैसे में कुछ नहीं आता। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर है, कम पैसे में नहीं आएगा, एक ह्यूज अमाउंट पे करनी पड़ती है इसके अंदर, ध्यान रखें। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है सर? ये वो बिजनेस के छोटे मोटे से खर्चे होते हैं जो बार बार होते रहते हैं। सर डेफिनेशन के थ्रू समझा दीजिए। हाँ जी, देख लीजिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। सर ये वो छोटे मोटे से खर्चे होते हैं जो जितने समय तक के लिए मैंने इसका पेमेंट करा है तभी उतने पीरियड के लिए होते हैं, वो उस पीरियड में ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सर मैंने रेंट पे करा 1 महीने का, तो रेंट की फैसिलिटी मुझे, मतलब वो जो हाउस है या जो शॉप है, वो कितने टाइम के लिए मिलेगी? हार्डली 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद अगर आप रेंट नहीं पे करोगे तो जो आपका लैंडलॉर्ड है वो आपको बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। सैलरी सर ये भी हमें बार बार पे करनी पड़ती है, सर मंथली पे करनी पड़ती है। रेंट ये भी हमें बार बार पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट हो गया, तो जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस हो गए बिजनेस के जो आपको बार बार पे करने पड़ते हैं, उन्हें हम यहां पर क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? रेवेन्यू। ये लेस देन अ ईयर के लिए होते हैं, नॉर्मली मंथली होते हैं, ठीक है। रेंट हो गया, सैलरी हो गया और अदर एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपको बार बार पे करने पड़ते हैं। तो कैपिटल जिसके अंदर एक ह्यूज अमाउंट पे करनी पड़ती है, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करें तो नॉर्मली इसके अंदर जो अमाउंट होती है वो कुछ स्मॉल अमाउंट होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। इनकी टेंडेंसी बार बार होने की होती है, ठीक है। ये नॉर्मली बिजनेस में बार बार अकर होते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमने देख ही लिए। इसके अलावा मल्टीपल एक्सपेंसेस हैं, अभी बताने लगूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर हमें इन सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर इसके अंदर? सर ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस और हैं। भाई हमने देखा कुछ तो हो गए कैपिटल नेचर के और कुछ हो गए रेवेन्यू नेचर के। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम एक तरीके से मान सकते हैं जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन टाइप से है, मतलब कुछ पोर्शन तो कैपिटल नेचर का है और कुछ पोर्शन रेवेन्यू नेचर का है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, हमने एक न्यूज़पेपर में अभी एक ऐड दिया, न्यूज़पेपर में जो अभी हमने ऐड दिया सर, उसका 15,000 रुपये खर्चा था, छोटा सा ऐड था बिल्कुल, जो हमारे टॉपर बच्चे थे हमने उनका रिजल्ट दिया था। तो वो जो दिया था वो 15,000 रुपये का ऐड था, वो सिर्फ एक ही दिन मार्केट में चला, एक दिन आया सर वो न्यूज़पेपर में। तो अगर मैं इस एक्सपेंसेस की बात करूं तो हम उसे क्या मानेंगे, कैपिटल या रेवेन्यू? सर 15,000 रुपये की बात है, ये तो बड़ा है छोटा है पता नहीं सर, लेकिन ये एक दिन के लिए आया है तो आई थिंक ये रेवेन्यू होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन जो भी आपने देखे होंगे मार्केट में बहुत बड़े बड़े से होर्डिंग्स लगे होते हैं, ठीक है, मार्केट साइड में चले जाओ या फिर आउटर एरिया में लगे रहते हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े से होर्डिंग्स होते हैं सर। उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सर 5-5 लाख रुपए साल के, 2 साल के, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब जिन्हें हम कहते हैं लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब वो जो इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट होती है वो एक साल में रिकवर नहीं होती सर, वो रिकवर होती है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में। या उसी तरीके से कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जैसे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के टाइम पर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो ना पूरी तरीके से कैपिटल हैं और ना ही पूरी तरीके से रेवेन्यू है, बेसिकली वो क्या है, एक तरीके से इनका कॉम्बिनेशन है। डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो देख सकते हैं इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये होता क्या है सर, ये होते रेवेन्यू की तरह ही है, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए हो गए,
बट इट इज रिटन ऑफ, इनको हम राइट ऑफ कर देते हैं कब, इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। एक साल में राइट ऑफ नहीं करते सर, बिल्कुल छोटी अमाउंट नहीं होती, उससे एक बड़ी अमाउंट होती है, इसलिए जो उसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं या राइट ऑफ करते हैं वो हम करते हैं मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल्स ध्यान रख सकते हैं कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो हम इसकी बात करेंगे। तो अभी इस लेक्चर के अंदर अभी हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, इसको हमने पूरे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बहुत छोटी छोटी सी टर्म है, इसको पूरे लेक्चर्स को हमने 3 पार्ट्स में स्प्लिट करा है। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, मींस पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 होगा, उसके बाद पार्ट 3 होगा। तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझें, बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि आगे पूरी जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं उसका बेस यही है, उसका बेस यही है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको चीजें समझ में आती हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और जितने भी बच्चे हैं अगर उन्हें लगता है अच्छा कि ठीक है ये हमें अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना चाहिए, तो इतना सा पुण्य का काम, पुण्य का काम जरूर करें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। तो अब आगे वाले वीडियो में, आगे वाले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बहुत जल्दी से हम यहां पर इस पर डालेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर।